गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं पुष्पा झा, विज्ञान शिक्षिका, आज आपको दशम वर्ग के रसायन शास्त्र के प्रथम चैप्टर को पढ़ाने जा रही हूँ। आपका प्रथम चैप्टर आप जानते होंगे, वो है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अंग्रेजी में से हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस एंड इक्वेशंस। तो केमिस्ट्री में आपको मालूम होगा कि रिएक्शंस का और इक्वेशंस का बहुत महत्व है। इसी को सर्वप्रथम सीखना होता है, इसी पर पूरा हमारा रसायन शास्त्र आगे की पढ़ाई इसी के द्वारा होगी। तो इसलिए प्रथम हम लोग सीखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। रासायनिक अभिक्रिया जैसे आपको मालूम है कि यौगिक बनने की क्रिया, आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि मिश्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि हम लोगों ने उसे मिक्स कर दिया 3-4 चीज़ को, जैसे बालू, सल्फ़र, पानी और इस तरह से लोहे का चूर्ण। तो क्या ये कोई यौगिक बन गया? वो अपनी अपनी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रखते हैं। तो इस तरह की चीज़ को हम यौगिक नहीं कहते हैं। यौगिक क्या होता है? जो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप 2 या 3 अभिकारक रिएक्टेंट्स चेंज होते हैं प्रोडक्ट्स में, और वो प्रोडक्ट्स फिर से अब अभिकारक में बदल नहीं सकते हैं। इस क्रिया में अणुओं के जो परमाणु है उनके बीच में ट्रांसफरेंस होता है और यौगिक का निर्माण होता है। इसमें अवश्य हीट और लाइट एनर्जी या तो देना पड़ता है या इसका प्रोडक्शन होता है। ये क्रिया अगर इस तरह से नहीं होगी तो उसे हम रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं कहेंगे। तो अब बच्चों, हम आज इसको शुरू करने जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यह हमारा आज का चैप्टर है और हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो रसायन शास्त्र के बारे में मैं आपको बताऊं कि चारों तरफ कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। इसीलिए हमारा जो विज्ञान है वो ज़्यादातर हमारे आसपास के पदार्थ हैं। हमें चारों तरफ कीनली ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए। अवलोकन, विज्ञान में अवलोकन का बहुत महत्व है। अगर आप ध्यान से सब कुछ को देखेंगे, समझेंगे आपके इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है, तो भी आप बहुत कुछ समझ जाएंगे कि ये क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, दूध को अगर बाहर रख दीजिएगा गर्मी में तो फट जाएगा, तो दूध खट्टा हो गया, पनीर अलग हो गया। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई, क्योंकि अब तो फिर से हम दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि लोहा, पानी में अगर बरसात का टाइम है, ज़्यादा बाहर रह गया, देखेंगे कि वो जंग लग गया। वो जितना ही लोहा मजबूत होता है, जंग उतना ही कमज़ोर होता है, वो टुकड़ी टुकड़ी हो जाता है, ब्राउन कलर का एक चूर्ण टाइप का हो जाता है। ये सब हम लोग के इर्द गिर्द चलता है। अंगूर है तो सड़ गया तो वो एक अजीब स्मेल करता है, तो ये किण्वन क्रिया होती रहती है। इसी तरह से आप देखेंगे भोजन का पचना, हमारा लगातार हमारे अंदर जो भोजन का पाचन होता है, आप बायोलॉजी कक्षा में ये जय प्रक्रम के अंदर पढ़े हैं कि पूरा वो बायोकेमिकल रिएक्शंस है, जिसमें कि ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स बनने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट्स बनने के लिए ढेर सारे एंजाइम्स का कार्य होता है, और धीरे धीरे जो जटिल भोजन है वो सिंपल प्रोडक्ट्स में बदलते हैं। हमारे शरीर में ये क्रिया होती रहती है। फिर और एक है कि हम लोग सांस लेते हैं। पहले तो हमारा शरीर ही बहुत बड़ा एक लैबोरेटरी है, समझिए कि इसमें ढेर सारे कार्य होते रहते हैं। तो सांस लेना, जो निर्बाध गति से हम लगातार सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, यह एक कोशिकीय दहन की क्रिया है। मंद दहन, ये लगातार कंटिन्यूअस यह क्रिया हो रही है। तो ये हमको जानना पड़ेगा कि ये क्या है, कोशिकीय श्वसन। और कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप हमें बहुत सारी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा शरीर विभिन्न कार्यों को करता रहता है लगातार। कोशिकाएं को एनर्जी प्राप्त होना बहुत आवश्यक है ताकि वो अन्य सारे कार्यों को कर सके। तो ये सब आप बायोलॉजी क्लास में पढ़े भी हैं और अपने आसपास ये सारी क्रियाओं को होते हुए देखते हैं। तो क्या देखा आपने
कि एक फाइनल प्रोडक्ट बन गया और उस प्रोडक्ट से अब जो पुराना जो चीज़ था वह अब नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें जो अभिकारक होंगे वह रिएक्शन करके अपने भीतर अणु जो हैं उनके परमाणुओं की अदला बदली करके वो एक फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण आवश्यक है। कभी अवस्था में परिवर्तन हो जाती है, कभी ताप में परिवर्तन हो जाता है, कभी गैस का निर्माण हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ नए पदार्थ फाइनल प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है और इस क्रम में कुछ न कुछ अवस्था में परिवर्तन होना या गैस का उत्सर्जन होना या कोई ऐसा ठोस पदार्थ प्रोडक्ट निकला जिसका कलर ही अलग है, इस तरह की, या ताप में परिवर्तन, ये सारी बातें होती रहती हैं और इसको हम लोग को ऑब्ज़र्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम रसायन विज्ञान को बहुत ही सरस ढंग से पढ़ पाएंगे। तो आइए आपको हम क्या क्या लैबोरेटरी उपकरण छोटी मोटी जो आप उपयोग करेंगे उससे आपकी जान पहचान करवा दें। ये देखें, यह एक परख नली है, टेस्ट ट्यूब इसे कहते हैं। और इसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे, तो हमेशा इस तरह से पकड़ेंगे। ये टोंग्स है और पकड़ने का जो है वो हमारे से अवे रहना चाहिए, हमारे तरफ नहीं होना चाहिए। यह एक बड़ी सावधानी है क्योंकि जो भी कुछ निकलेगा कहीं आपके ऊपर इसको पड़ जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये पकड़ने का, ये इस तरह से परख नली को टोंग्स की सहायता से हम लोग पकड़ते हैं और फिर गर्म करते हैं, ये करते हैं। तो इसको आप लोगों ने पहचाना। अब दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे। इसके बाद आप देखिए, ये ट्राइपॉड स्टैंड है और इस पर एक वायर गॉज रखे हैं और ये है हमारा बुनसन बर्नर जो सिलेंडर लगा रहेगा आपको लैब में और वहाँ पर आप इसको गर्म करने के लिए उपयोग करेंगे। तो आप ध्यान से देख रहे हैं, ये ट्राइपॉड स्टैंड, इस पर एक वायर गॉज जाली का और ये हमारा बुनसन बर्नर है। अब देखिए, ये एक बीकर है। बीकर इससे छोटा भी होता है और भी इससे बड़ा होता है। ये एक मिडिल बीकर है और इसमें हमको कुछ भी चीज़ करना है, पानी भर के या कोई रिएक्शंस वगैरह गरम करना है, उस पर रखना है। तो ये आपका 500 ml का है। इसके बाद देखें कि यह है एक कॉनिकल फ्लास्क, 250 ml का है। यह इसका ऊपर एकदम पतला है और इसमें एक कॉर्क फिटिंग करके कॉर्क में छेद कर हम निकास नली लगाकर जो है गैस निकालते हैं। तो इसके लिए इसका उपयोग होता है। इसके बाद है कि जैसे कि हमको किसी सॉल्ट को गर्म करना है तो ये हीट करना है, तो ये आप देख रहे हैं पोर्सिलीन का यह बेसिन है छोटा सा, हिंदी में इसे घड़िया भी कहते हैं। और ये इस ट्राइपॉड स्टैंड पर रखकर हम लोग इसको गर्म करते हैं, ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करते हैं। अब आप देखें कि ये हमारा टेस्ट ट्यूब स्टैंड है। इसमें आप जो भी रखेंगे वेट करते हैं, अगर कलर बदल रहा है या जिस तरह से जो भी क्रियाएं हो रही है या कोई एसिड आपने रखा है तो ये सब आप इस तरह से रख सकते हैं। यह एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, इसका उपयोग आपको बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये सब आपका जो सबसे प्राइमरी है, इन सब के बिना आप कोई भी एक्सपेरिमेंट छोटा मोटा भी नहीं कर सकते हैं। तो इन सबको आपको पहचान कराई। फिर एक बड़ा सा है, ये है क्लैंप, जिसमें कोई बड़ी चीज़ को हम कसकर यहाँ से इसको कसते हैं और उसमें फिट करते हैं। और इसमें खास करके टाइट्रेशन में सब आगे की कक्षाओं में तो इसका ये कार्य है, ये क्लैंप है। आप देखें यहाँ से इसको टाइट किया था, इसमें रख करके ये है आपका क्लैंप। तो आप इतना कुछ जान गए। प्रथम आपका परिचय हो गया है कि आपके एपरेटस कौन कौन से आप साधारणतया उपयोग करेंगे अपने केमिस्ट्री की कक्षाओं में।
हम लोग एक सबसे सरल एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। आप देखिए ये जिंक है, ये क्या है, ये जिंक है। आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही सिल्वरी कलर का है, ये जिंक है। और हम इससे हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, ये आप लोग देखेंगे। ये एक कॉनिकल फ्लास्क, आप अपनी किताब में भी ये चित्र देखेंगे। अभी इसमें हमने ये डाल दिया है, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, ये हमने डाल दिया है। अब हम इसमें धीरे धीरे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। ज़्यादा तो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आप समझ लें ये हमारा H2SO4 है और ये हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह क्रिया, ये गैस बनने की क्रिया होने लगती है। और इसको हम लोग देखिए, ये बड़ा सा है, इसमें अगर हमने एक नली लगाई होती ये गैस निकलना आरंभ हो जाता। ये कौन सी गैस निकल रही है, ये गैस निकल रही है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक पोप की आवाज़ की तरह साउंड करती है और खुद जलने लगती है। ये देखिए, ये इसमें इफर्वेसेंस आना शुरू हो गया है और गैस बनने लगा है। तो हम अभी इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करेंगे ये आपको बताया। ये बहुत ही सरल है, ये आप लोग ज़रूर कक्षा में करेंगे। इसमें एक कॉर्क भी लगा लेंगे और नली लगाकर गैस निकालकर उसकी जांच भी आप कर लेंगे। एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा सावधानी भी करना चाहिए। आप देखिए, इसमें गैस के बुलबुले छूटने लगे हैं, आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, ये गैस निकलना शुरू हो गया है। थोड़ा देर और रखेंगे तो इसमें से गैस हमको निकलेगी। एक आप सीख ले जाकर इसका परीक्षण भी कर सकते हैं कि वहाँ एक हल्का सा साउंड आएगा, नीला थोड़ा स्लाइटली कलर होगा और वो खुद जलने लगेगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक गैस निकल रही है। सबसे सरल एक एक्सपेरिमेंट है, इसलिए मैंने आपको ये करके दिखलाया है। तो एक छोटा सा उदाहरण किया आपको दिखाने के लिए। और आगे हम लोग सीखेंगे कि हमेशा जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होगा तो उसमें अवस्था परिवर्तन होना ज़रूरी होता है, या फिर उनका रंग बदलना, या उनमें गैस उत्सर्जन होना, और या फिर उनमें ताप थोड़ा हीट हो जाना। ये सब एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है, इसकी आप जांच करेंगे। तो हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे कि अवस्था में परिवर्तन। आप एक मैग्नीशियम रिबन ले लेंगे और उसको टोंग की सहायता से पकड़कर वो आप उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे। तो ये क्या परिवर्तित हो जाएगा, ये मैग्नीशियम का रिबन था। ये कैसा था, मैग्नीशियम का रिबन था, लंबा सा फीता जैसा था, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज़ हीटिंग होती है, आपको पता है। तो ये बन गया है चूर्ण। क्या बन गया है ये चूर्ण समान हो गया है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है इसको। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये एक रिबन स्टेज में था, ये सॉलिड था, और अब ये पूरा पाउडर जैसा एक हमें प्राप्त होता है ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कोई भी धातु को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमें ऑक्साइड्स मिलता है। तो यहाँ हमने देखा अवस्था में परिवर्तन। हमने क्या देखा, अवस्था में परिवर्तन। अब हम लोग रंग में परिवर्तन देखेंगे। PbNO3 लेड नाइट्रेट, PbNO3 में हमने पोटेशियम आयोडाइड Ki डाला है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा KNO3, आप देख रहे हैं, और PbI लेड आयोडाइड। ये क्या है, लेड आयोडाइड। ये पीले रंग का
अवक्षेप है, पीले रंग का अवक्षेप है। तो इस तरह से ये कलर ही बदल गया। ये क्या हो गया? कलर बदल गया। पीबीआई से ये कलर बदल गया, येलो हो गया। तो यहाँ रंग में परिवर्तन आपने देखा। अब अभी आपको हम जिंक के साथ H2SO4 की प्रतिक्रिया करके गैस निकालने का विधि आपको मैं दिखा रही थी। तो इसको आप इस तरह से समीकरण से लिख सकते हैं, ZnSO4 प्लस H2। ये H2 गैस है जो अभी मैंने बताया आपको, तो ये गैस निकल रही है। तो यहाँ हमने देखा गैस का उत्सर्जन। और चौथा पॉइंट है आपका तापमान में परिवर्तन। तो बहुत सारी क्रियाएं तापमान में बिना परिवर्तन के कोई क्रिया, रासायनिक क्रिया नहीं होती। तो या तो एनर्जी देना पड़ता है या एनर्जी निकलता है। तो जो अगर हम लोग देते हैं तो उसको कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि प्रतिक्रिया के बाद वो ठंडा हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? वो ठंडा हो जाएगा। और या तो ऊष्माक्षेपी, ये दो तरह की हमेशा क्रिया होती है। या तो रिएक्शन के बाद ठंडा हो जाएगा या तो बहुत हीट पैदा होगा। तो ये दोनों आप लोग याद रखेंगे कि हमेशा तापमान में परिवर्तन होता है। इसे अंग्रेजी में एंडोथर्मिक कहते हैं, इसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। इसको हम लोग आगे और भी सीखेंगे। तो अब हम आगे आते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण है कि इसका कैसे हम संतुलित करेंगे और कैसे हम इसको बनाएंगे, ये हम लोग सीखेंगे अब। तो रासायनिक समीकरण का निरूपण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम बताएंगे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया अभी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ हीटिंग किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो यह एक कंकालीय समीकरण हुआ। तो ये समीकरण संतुलित नहीं हुआ। हमें समीकरण को हमेशा संतुलित करना पड़ता है। समीकरण का अर्थ ही है कि बायां तरफ बराबर दाहिना तरफ, ये जरूर होना चाहिए। तो हम एक कंकालीय पहले समीकरण लिखते हैं, जिसमें हम लोग बताते हैं कि जैसे Mg, अभी आप लोग सीखे, प्लस O2, आपने हीटिंग किया, निरूपण इसके कहते हैं हम लोग, MgO। यहाँ आप देख रहे हैं कि इधर O2 है, इधर एक O है। तो यह समीकरण संतुलित नहीं है। समीकरण को जब हम संतुलित नहीं रहता है तो उसे एक एरो से दिखलाते हैं। अब संतुलित समीकरण हम लिखने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं कंकालीय समीकरण। कंकालीय समीकरण, कंकालीय समीकरण यानी कि जो चीज़ें हैं उनको मैंने जैसे जैसे था वैसे वैसे लिख दिया है। अब हम लोग संतुलित करेंगे इसे। तो संतुलित जो समीकरण होगा वो क्या होगा? 2Mg प्लस O2 बराबर 2MgO। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि यह समीकरण संतुलित हो गया। यह सॉलिड है, S से आप इसको डिनोट करिए, और ये गैस है, इसे आप G से डिनोट करिए। यहाँ आप ऊर्जा जरूर लिख दीजिए, हीटिंग आपने किया है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण मिला है, तो यह भी सॉलिड ही है। ये जब समीकरण में सब कुछ लिखा रहता है तब इसे संतुलित समीकरण कहा जाता है। हम लोग एक दूसरा समीकरण अब करेंगे निरूपण, और फिर उसका संतुलन करना सीखेंगे। आप आयरन, ये क्या है? आयरन। आपको किताब में लिखा होगा कि या कोई भी क्वेश्चन में आपको लिखा होगा, आयरन जलवाष्प में आयरन का जो फेरिक क्लोराइड है और हाइड्रोजन गैस देता है। अब इसमें तो सारे शब्द हैं, हमने तो कोई फार्मूला बताया नहीं, तो ये फार्मूला आपको खुद से जानना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब आप कक्षा 9 में पढ़े भी होंगे, तो आप देखें। ये आयरन का संकेत है Fe।
प्लस H2O, जलवाष्प इसका नाम अभी दिया है तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे गैस, ये हम आगे अभी बताएंगे। और यहाँ हमने हीट दिया और हमको मिला है Fe3O4 प्लस H2 गैस। तो ये क्या एक बताया जा रहा है आपको कि लोहा जो है वो जलवाष्प से आयरन ऑक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। या मैंने एक निरूपण किया, पहले तो शब्दों में कहा, लेकिन इसको कैसे हम लिखेंगे ये आपको सीखना चाहिए। अब आप ध्यान दें, ये Fe3 है तो इससे तात्पर्य निकलता है कि यहाँ 3 हमको Fe तो होना ही चाहिए। तो हम एक लाइन में ही, ऐसे आप लोग इसको अच्छा से सीखेंगे, आपकी किताब में बहुत डिटेल किया हुआ है, मैं इसको एक लाइन में अभी आपको समझा के लिख देती हूँ। ये Fe3 इधर है तो इधर Fe है तो हमको साफ पता चल रहा है कि 3 Fe हमको देना चाहिए। अब आप ध्यान देखिए कि यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन इधर करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने 4 H2O दे दिया। तो हमारा Fe3O4 में जो भी है वो सब इससे बैलेंस लग रहा है, हो गया है। तो अब हम ध्यान देंगे कि बाकी बचा हाइड्रोजन, उसके लिए इधर 4H2 हो गया है तो इधर भी हम 4H2 लिख देंगे, तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इस तरह से आप संतुलन बायां दायां देखकर, हीट एंड ट्रायल मेथड इसको कहते हैं, इस तरह से आप सीख सकते हैं। ये आपकी बुक में बहुत ही डिटेल सिखाया गया है। प्लस 4H2 गैस को जब भी दिखाएंगे तो ऐसे ऊपर जा रहा है। तो आपने देखा कि ये 3Fe जो है ये सॉलिड अवस्था में है और ये 4H2O जो है ये इतना गर्म है कि भाप बना हुआ है। क्या बना हुआ है? भाप। तो इसको हम लोग गैस लिखते हैं, ये गैस है। भाप आप लिख लेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा, नहीं तो आप लिक्विड लिख देंगे। तो ये भाप है, ये गैस है। अब इतना हीट इसमें दिया गया है तो ये आपको Fe3O4 मिला है। फेरिक ऑक्साइड मिला है, ये सॉलिड है। ये क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड के लिए S लिख देंगे बगल में, और ये गैस है, हाइड्रोजन गैस है, तो आपने लिख दिया। तो इस तरह से ये कंप्लीट समीकरण प्रदर्श सामने संतुलित भी है और पूरा प्रदर्श दिखा रहा है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या है। और इस तरह से आप जब लिखेंगे तो ये समीकरण दर्शाने वाला भी समीकरण होता है, प्रतीकात्मक, और संतुलित भी समीकरण है। तो मैंने संतुलन करने का एक हीट एंड ट्रायल मेथड आपको सिखाया, ऐसे आप डिटेल अपनी किताब में देखेंगे। अब हम लोग यहाँ तक आज इसको कर लिए हैं। अब हम समझते हैं कि अगले दिन हम आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं ये हम सिखाएंगे। तो अभी आप लोग इसको ध्यान से समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है इसको सीखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो धन्यवाद आपका। हाथों को मल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के S सीधे हाथ साबुन मल के, U उल्टे हाथ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। M मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, A अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। N नाखूनों को हथेली पे चमका के, K कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है।
और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। Hello students, I welcome you to the world of English class. In today's class, we will learn grammar. और grammar के अंतर्गत हम पढ़ेंगे time and tense. Let's start the class by asking few questions. Where do you live? When do you get up? When do you go to school? What do you do on Sundays? Which game do you like most? Let's check the answers. Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? I live in Patna. When do you get up? आप कब उठते हैं? I get up at 7 o'clock. When do you go to school? I go to school at 9 a.m. What do you do on Sundays? I usually play games on Sundays. Which games do you like most? I like cricket most. Now, notice the verb and underline it. In the first sentence, you have to underline live. The second sentence, you have to underline get up. In the third one, you have to underline go. The fourth one, play. And the last one, like. ये words और phrases अपने verb के first form में हैं। इस तरह से हम verb के एक और forms को भी देखेंगे जो है verb का 5वां form, जिसमें verb में s और es लगता है। Like अगर हम बात करें live की तो वो हो जाएगा lives। अगर हम बात करें get up की तो वो हो जाएगा gets up। अगर हम बात करें go की तो वो हो जाएगा goes। उसी तरह से play हो जाएगा plays और like हो जाएगा likes। Students, today we will learn simple present tense. We will see how and when it is used. Simple present tense is also called present indefinite tense और इसकी पहचान हिंदी में हम ता है, ते है और ती है के द्वारा करते हैं। Let's start this class with a fun activity, that is reading activity. Here is a character. His name is Mohan and we will see the daily routine activities of Mohan, what he is doing every day. Mohan wakes up at 6 o'clock. He brushes his teeth every day. He takes shower at 8 o'clock. He takes his breakfast at 8:30 a.m. He goes to school at 9 a.m. every day. He plays hockey with his friends once in a week. He likes mangoes. Every Sunday he learns to play guitar. He visits the market to buy fruits every Saturday. He goes to bed at 10 p.m. every day. Now, you have to see which word is going to be underlined every day. He brushes his teeth every day. So, I have underlined the word every day. The next sentence, he goes to school at 9 a.m. every day. So, I have underlined the word every day. Next one, once
in a week. So you have to underline once in a week. In next sentence, every Sunday. So underline the word every Sunday. Next, every Saturday. Next, he goes to bed at 10 p.m. every day. So I have underlined the word every day, once in a week, every Sunday. You can see all these words are related with simple tense. So this is Mohan's daily activities. अब हम लोग objectives of the lessons को देखेंगे. At the end of this lesson, learners will be able to use simple present tense in context. Learners will be able to identify action verbs. Learners will be able to write and speak affirmative sentence appropriately. Learners will be able to discover tense form. जब हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो हमने देखा मोहन की डेली रूटीन में क्या एक्टिविटीज़ थी. दूसरे अब हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और कहाँ यूज़ कर सकते हैं. नाउ वी हैव टू रीड some facts and truths. It can be general, scientific and universal truth. एक ऐसी सच्चाई जिसे बदली ना जा सके. क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी सच्चाई हो सकती है? Yes, very good. वो है पृथ्वी गोल है, सूरज पूरब से उगता है. The sun rises in the east. The sun sets in the west. The earth revolves around the sun. Water boils at 100 degrees Celsius. Slow and steady wins the race. Now you have to underline simple present tense. The first sentence, rises. In the second sentence, sets. The third one, revolves. Water boils at 100 degrees Celsius. So, boils. The last one, wins. Now you can see in universal truth how we can use simple present tense. बात सिर्फ यूनिवर्सल ट्रुथ की ही नहीं है. हम कभी कभी देखते हैं कि कुछ एक्शंस जो फ्यूचर में होने वाले हैं, लेकिन वो डेफिनेट हैं, वो होंगे ही होंगे अपने शेड्यूल्स में, अपने प्लान में, अपने टाइम टेबल पर. उसमें भी हम लोग कैसे प्रेजेंट को यूज़ करते हैं, अभी हम लोग उसको देखेंगे. द ट्रेन लीव्स एट 4:30 p.m. His flight departs at 7 p.m. The Prime Minister arrives at New Delhi. The match starts in the evening. ये सारे वर्ड्स फ्यूचर में होने वाले हैं, लेकिन हम इसे प्रेजेंट टेंस में देख रहे हैं. सो वी शुड अंडरलाइन सिंपल प्रेजेंट टेंस. The first sentence, leaves. The train leaves at 4:30 p.m. means train 4:30 में जाएगी. His flight departs at 7 p.m. departs. The Prime Minister arrives at New Delhi. Arrives means Prime Minister New Delhi आएंगे. The match starts in the evening. मैच अभी शुरू हुआ नहीं है, होगा. So leaves, departs, arrives, starts show future actions, but we can write it in present tense. चलो बच्चों, अब कुछ फन एक्टिविटी करते हैं. फन एक्टिविटी जिसमें इंटरटेनमेंट भी है और सीखने को भी बहुत कुछ. तो हम सीखेंगे कैसे? हम सीखेंगे थ्रू फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट एक्टिविटी से हम प्रेजेंट टेंस को दिखाएंगे और फिर आपको हम बताएंगे कि ये कैसे लिखा जाता है. फ्लो चार्ट एक्टिविटी में हम
एक कैरेक्टर है नैना, जिसको हम जानेंगे नैना के हैबिट क्या है, यानी हैबिचुअल एक्शंस के बारे में। नैना लाइक्स टी, ये नैना के हैबिट है। नैना टी पसंद करती है। शी प्लेज इंडोर गेम्स, नैना इंडोर गेम्स खेलती है। शी लिसन्स टू म्यूज़िक, वो म्यूज़िक सुनती है। शी एन्जॉयज़ वॉचिंग टीवी, वो टीवी देखना पसंद करती है। और इस फ्लो चार्ट एक्टिविटी में हमने सिंपल प्रेजेंट को देखा थ्रू लाइक्स, प्लेज, लिसन्स टू, एन्जॉयज़। हमने देखा मोहन रूटीन वर्क, यूनिवर्सल ट्रुथ, फ्यूचर एक्शंस और नैना का हैबिचुअल एक्शंस। रूल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। Simple present tense is used to refer to an action which takes place regularly or on regular intervals. Simple present tense is used to refer to general truth, universal truth, and scientific truth. It refers to indicate a future action that is a part of a plan or fixed timetable. It refers to show a habitual action. So, आप सबने इस रूल को जाना और अब हम लोग कुछ एक्सरसाइजेज आपके साथ करेंगे जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखेंगे। Let's do some activities, that is fill in the blanks. Here you can see Mohan's daily routine, Naina's habitual actions, universal truth and future actions. So start with the first sentence. I usually play game. She eats an apple. That is routine work. You like tea. He reads a book. क्या लगता है ये कौन सा सेंटेंस हो सकता है? Very good. It is a habitual action. The sun rises in the east. Time and tide wait for none. This is called universal or general truth. The Prime Minister goes to London next week. The train arrives late. That is a part of a plan, but the action is future. And you know that जब हम future actions की बात करते हैं तो simple present use करते हैं. Okay? Now you can practice this in your notebook. Hope कि आपको simple present tense समझ आ गया होगा. लेकिन फिर भी इसको कुछ और अच्छे तरीके से समझते हैं through pictures. आप स्कूल जाते हैं, स्कूल का क्लासरूम किसे नहीं पता होगा। तो अभी हम देखते हैं एक क्लासरूम की पिक्चर और आप गेस करेंगे क्या मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। कैसे समझेंगे हम? क्लासरूम में टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, बेंचेस हैं, एक्टिविटीज़ है, टीचिंग है, लर्निंग है। तो बच्चों देखते हैं क्लासरूम की पिक्चर्स और फिर हम सीखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो इस पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? जस्ट लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब द क्लासरूम सिचुएशन, बट रिमेंबर इट शुड बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। डोंट फॉरगेट बच्चों। ओके, सो इन दिस पिक्चर द टीचर टीचेस द क्लास, द स्टूडेंट्स sit properly. One girl stands and asks a question. A boy writes in his notebook. The teacher explains the lesson. All the students pay their attention to the class. So बच्चों, पिक्चर देखकर कुछ याद आया? वेरी नाइस। ये है आपके क्लासरूम की सिचुएशन
और आप भी तो ऐसा ही करते हो ना। आज हमने जाना हाउ एंड व्हेन वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, रूल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस with some fun activities. Also, we have learned some exercises that is good for practicing. Let's see the learning outcomes of this lesson you have just read. You will be able to speak and write grammatically correct sentences for a variety of situations using verb, noun, pronoun, adverb, determiners, etc. आज के क्लास में हमने पढ़ा टाइम एंड टेंस। हमें पता है कि ये 3 तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन आज हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट एंड द लास्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हमने क्या पढ़ा? पहला भाग यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या यूं कहें सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसे हमने किस तरह से एक्सरसाइजेज में, एक्टिविटीज़ में मज़ेदार तरीके से सीखा। हमने मोहन की रूटीन एक्टिविटीज़ को देखा, जिसका एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल डेली। दूसरा हमने यूनिवर्सल ट्रुथ में भी देखा, जिसमें हमने एग्जाम्पल देखा द सन राइजेज इन द ईस्ट। थर्ड वन हमने हैबिचुअल एक्शंस, जो नैना का था, हमने देखा, जिसका एग्जाम्पल है आई वॉच टीवी और आई लाइक कॉफ़ी। लास्ट हमने फ्यूचर एक्शंस, जो कि ऑलरेडी प्लान्ड है लेकिन हम लोग उसे प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, लाइक द ट्रेन अराइव्स लेट। इस एग्जाम्पल को भी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में और अंडरलाइन के द्वारा सीखा। दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन। होप आप सब ने सिंपल प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे से सीखा होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस साइड। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत (NIF) द्वारा किया जाता है।
यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव
यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspireawards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।